हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम रूल्स हाउ टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस, सो लेट्स स्टडी। द फर्स्ट रूल इज़ लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। चूँकि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो या किसी सेंटेंस के बीच में या लेट आता है तो उसके बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट हिम गो, यहाँ पे लेट के बाद जो प्रोनाउन ही आया है उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए यहाँ पे लेट हिम गो सही सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम लगाते हैं लेट ही गो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह लेट यू एंड मी गो, दूसरा रूल है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है उसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हमेशा होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, इस सेंटेंस में एट प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रोनाउन यू और आई आया है, लेकिन रूल कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। तो यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आई जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, जब बल्कि नॉमिनेटिव केस में है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन सी एंड आई। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन बिटवीन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है सी और आई दोनों का नॉमिनेटिव केस का यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस बनाने के लिए सी का ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। तीसरा रूल कहता है कि सामान्यतः लाइक तथा अनलाइक का यूज़ वर्ब के रूप में होता है। जनरली लाइक और अनलाइक एज अ वर्ब यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में, लेकिन लाइक तथा अनलाइक का यूज़ कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। जब इसका यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में होता है तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। जैसा कि हम जानते हैं लाइक और अनलाइक वर्ब होते हैं, वो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी लाइक और अनलाइक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होते हैं। जब ये प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होते हैं तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर लाइक सी, यहाँ पे लाइक जो है प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो सेंटेंस में प्रोनाउन जो आया है सी वो सब्जेक्टिव केस में है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा यू आर लाइक हर। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, माई डॉटर लुक्स लाइक आई, यहाँ पे भी लाइक जो है प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। लाइक के बाद जो प्रोनाउन आया है आई वो नॉमिनेटिव केस में है, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस हो जाएगा माई डॉटर लुक्स लाइक मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। चौथा रूल कहता है बट का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में होने पर इसका अर्थ एक्सेप्ट के सिवा या के अलावा होता है, तथा इसके पहले ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर का यूज़ रहता है। अतः इस केस के वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बट प्लस नॉमिनेटिव केस का प्रयोग बेहतर होता है, लेकिन वर्ब के बाद बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। रूल कहता है जैसा हम जानते हैं बट का अर्थ होता है लेकिन जब बट प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है तो इसका अर्थ होता है के सिवा या के अलावा, और इस बट के पहले ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर इनमें से कोई वर्ड आता है। अतः इस केस के वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब किसी सेंटेंस में बट के बाद वर्ब आता है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा।
लेकिन जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद बट आता है तो बट के बाद जो के प्रोनाउन का केस होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। फॉर एग्जांपल, एवरीवन बट हर न्यू द आंसर। इस सेंटेंस में बट के बाद वर्ब आई है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन इस सेंटेंस में बट के बाद हर आया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन वाज देयर बट मी। इस सेंटेंस में वर्ब जो है वो बट है, वाज है। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद बट आया है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो ये सेंटेंस सही हो गया। थोड़ा सा अंतर है, अगर बट के बाद वर्ब आती है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन का केस होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, लेकिन अगर वर्ब के बाद बट आता है तो बट के बाद जो भी केस होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा प्रोनाउन के। सो अगर हम लगाते हैं एवरीवन वाज देयर बट आई तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा एवरीवन वाज देयर बट मी। पांचवा रूल कहता है जिरंड। जिरंड का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो उसको जिरंड बोलते हैं। जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। जब किसी सेंटेंस में जिरंड आता है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जिरंड जो होता है वो एज अ नाउन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट। यहाँ पे टाकिंग जो है वो जिरंड है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में टाकिंग के बाद ही आया है जो कि एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा टाकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विजिटिंग वी इज़ डिलाइटफुल। इस सेंटेंस में विजिटिंग जो है वो जिरंड है, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन इस सेंटेंस में विजिटिंग के बाद वी आया है जो कि एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा विजिटिंग अस इज़ डिलाइटफुल, क्योंकि यहाँ पे वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। रूल 6 कहता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आती है तो उसके पहले जो प्रोनाउन होगा और उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आती है तो उस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन होगा उस इन्फिनिटिव के पहले हो या उस इन्फिनिटिव के बाद हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। फॉर एग्जांपल, आई रिक्वेस्ट सी टू कम हेयर। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव है टू कम, उसके पहले जो प्रोनाउन आया है नॉमिनेटिव केस में है सी, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, यहाँ पे ये सेंटेंस सही हुआ। इस सेंटेंस में टू कम जो इन्फिनिटिव है उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मोहन होप्स टू मीट आई सून। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव के बाद जो प्रोनाउन आया है वो नॉमिनेटिव केस में है, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस हो जाएगा मोहन होप्स टू मीट मी सून। मतलब इन्फिनिटिव के पहले या बाद में अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। सातवां रूल कहता है टू बी। टू बी मतलब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इन्फिनिटिव होता है। इसके पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज़ होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इन्फिनिटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, यू गेस्ड ही टू बी आई। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव जो है टू बी है, उसके पहले जो प्रोनाउन आएगा उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। पर इस सेंटेंस में दोनों मतलब इन्फिनिटिव जो है टू बी, उसके पहले भी एक प्रोनाउन आया है उसके बाद भी एक प्रोनाउन आया है, तो ये दोनों ये नॉमिनेटिव केस में, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा यू गेस्ड हिम टू बी मी। आठवां रूल कहता है यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। अगर दो नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए हैं और उनके बीच में तुलना हो रही है
तो एज या देन के बाद जो भी नॉमिनेटिव केस होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुकेश इज़ एज फैट एज मी। यहाँ पे मुकेश और मेरे बीच में तुलना हो रही है, तो और इस सेंटेंस में एज आया है, तो एज के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा मुकेश इज़ एज फैट एज आई। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है आई रन फास्टर देन हिम। इसमें मेरे और उसके बीच में तुलना हो रही है, और इस सेंटेंस में देन आया है। देन के बाद जो भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होगा। तो इस सेंटेंस में हिम आया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई रन फास्टर देन ही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कभी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं इस पे, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब नोट करने वाली कुछ बातें हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बाद बीच जब तुलना होती है तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। ऊपर जो है दो सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव के बीच जब तुलना हुई तो एज या देन के बाद जो भी नॉमिनेटिव या सब प्रोनाउन आया है वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी तो एज या देन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव यू एज मच एज हिम। यहाँ पे तुम्हारे और उसके बीच में तुलना हो रही है। मैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मतलब आई लव यू एज मच एज हिम। इसका मतलब हुआ आई लव यू एज मच एज ही लव्स हिम। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ पे ही की जगह पे आई होगा। आई लव यू एज मच एज हिम का मतलब हुआ आई लव यू एज मच एज आई लव हिम। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। कोई तीसरा पर्सन हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हुई है तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एज आया है, एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, तो हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में, सेंटेंस सही हो गया। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है इट का यूज़ जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा, बच्चा में चाइल्ड या बेबी जिसका सेक्स पता नहीं है उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर इज़ योर कैट, इट हैज़ ड्रंक माई मिल्क। यहाँ पे कैट जानवर है तो कैट का जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। जानवर का प्रोनाउन इट होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इट का यूज़ जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा जिसका कोई सेक्स पता ना हो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कैट जो है जानवर है तो कैट का प्रोनाउन इट हो जाएगा। तो इस दूसरे सेंटेंस में इट का यूज़ हुआ है कैट के लिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैव अ चेयर इट इज़ ब्रोकन। यहाँ पे चेयर जो है निर्जीव चीज़ है तो चेयर का जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। तो आई हैव अ चेयर इट इज़ ब्रोकन, यहाँ पे चेयर के लिए इट यूज़ हुआ है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री इट इज़ वेरी बिग। यहाँ पे इंडिया जो है देश है तो देश के लिए जो दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ हुआ है इट का यूज़ हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि इंडिया को हम भारत माता कहते हैं, तो माता अगर है तो स्त्रीलिंग हो गई, और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन, फेमिनिन के लिए हमेशा सी का यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे इट का भी यूज़ कर सकते हैं और सी का भी यूज़ कर सकते हैं। रूल 10 कहता है तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज़ एक साथ करना हो तो 2, 3, 1 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। ये पूरे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का जो भी यूज़ होता है ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसी रूल से पूछते हैं। 2, 3, 1 231 मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि यू होता है। 3 का मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जिसमें ही, सी, इट, दे भी आएगा। अब फर्स्ट 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसमें आई और वी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू, आई एंड ही गो देयर। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम 2, 3, 1 ये सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे। मतलब पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन,
फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ है, पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा 2 3 1, मतलब यू, ही एंड आई गो देयर। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर प्रोनाउन का यूज़ का करेक्शन या कुछ भी पूछते हैं तो इसी रूल से ज़्यादातर पूछते हैं। इस रूल में भी कुछ नोट करने वाली बात है कि अगर 2 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो तो 2 3 या 2 1 या 3 1 के प्रोनाउन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन आ गए, 2 3 2 1 या 3 1 के प्रोनाउन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ये कॉमन सेंस है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में 2 ही आया है ना कि 3 प्रोनाउन आया है तो 231 का मतलब अगर थर्ड वाला, मतलब मान लीजिए अगर इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है तो क्या फॉलो करेंगे, 2 3। अगर इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो क्या फॉलो करेंगे, 3 1। अगर इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है क्या फॉलो करेंगे, 2 1। इसी तरह ही एंड यू वेंट स्कूल, वेंट टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया फिर सेकंड पर्सन का, रूल के हिसाब से गलत हो गया। रूल क्या कहेगा, 2 3, मतलब पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो सही सेंटेंस हो जाएगा यू एंड ही वेंट टू स्कूल। इसी तरह आई एंड यू स्टडी हियर, यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। दूसरी नोट करने वाली जो बात है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ भूल, दोष, पाप, अपराध, मतलब बैड सेंस जो भी होते हैं उनका बोध कराने के लिए जब प्रयोग हो तो उसका सीक्वेंस जानते हैं क्या होता है, 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इस तरह का यूज़ करेंगे। मतलब अगर बैड सेंस में कुछ यूज़ हुआ हो, कोई 3 प्रोनाउन अगर बैड सेंस में यूज़ होते हैं तो उसका सीक्वेंस होगा 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, यहाँ पे क्रिमिनल जो है बैड सेंस का बोध कराता है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा 1 2 3 होगा, तो सेंटेंस सही हो गया। अगर ये सेंटेंस इस तरह लिखा हो आई ही एंड यू आर क्रिमिनल्स 1 3 2, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरी नोट करने वाली बात यह है कि 2 पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ भूल, दोष, पाप, अपराध, मतलब बैड सेंस का बोध कराने के लिए हो तो 1 2 1 3 और 2 3 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। वही कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अगर किसी सेंटेंस में बैड सेंस का बोध हो रहा हो और उस सेंटेंस में 2 ही प्रोनाउन आए हैं ना कि 3, मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है और वो सेंटेंस बैड सेंस का बोध कराता है तो सीक्वेंस हो जाएगा 1 2। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो सीक्वेंस हो जाएगा 2 3। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो सीक्वेंस हो जाएगा 1 3। फॉर एग्जांपल यू एंड आई आर गिल्टी, इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है और यह सेंटेंस बैड सेंस का बोध करा रहा है, गिल्टी, तो सेंटेंस गलत हो गया। सीक्वेंस होगा 1 2, मतलब आई एंड यू। इस तरह ही एंड आई आर गिल्टी, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है और ये सेंटेंस बैड सेंस का बोध करा रहा है, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा आई एंड ही आर गिल्टी। चौथे गौर करने वाली बात यह है कि यदि किसी सेंटेंस या क्लास मतलब उपवाक्य में एक सब्जेक्ट हो तो इसके साथ दूसरे सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट एक्सेट्रा का यूज़ नहीं होता। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पहले से ही हो तो उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं होते। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, आई, यू, ये सब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल माई बुक, इट हैज़ बीन स्टोलन, जब माई बुक पहले से ही सब्जेक्ट है तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, इट का प्रयोग ही नहीं होगा यहाँ पे, तो इट को काटेंगे तभी सेंटेंस सही होगा, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। पांचवा गौर करने वाली बात यह है कि यदि किसी सेंटेंस या क्लास में एक ऑब्जेक्ट हो तो इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गए, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, यू हो गया, मी हो गया। मतलब अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट पहले से ही यूज़ हुआ हो तो उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ही हैज़ टू गिव विनय
हिम सम मनी, यहाँ पे बिने पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का यूज़ ही नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हिम फालतू का लग गया, सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ टू गिव बिनय सम मनी, यहाँ पे गिव नहीं गिव होगा। दूसरा सेंटेंस है सी विल नॉट लेंड द बुक इट टू मी, इस सेंटेंस में द बुक पहले से ही ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, आप ये अगर आपको नहीं पता तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द बुक, तो उसके बाद इट का यूज़ हुआ है जो कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब पहले से ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है तो इट की ज़रूरत ही नहीं, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा शी विल नॉट लेंड द बुक टू मी। रूल 11 कहता है कि यदि किसी नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन तथा केस के मुताबिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड आए हैं नंबर, जेंडर, केस, इस पे मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो रूल कहता है कि यदि किसी नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उस नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन और केस के मुताबिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आदित्य इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आदित्य। आदित्य एक मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, आप सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में हो गया। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही, शी, इट होता है सिंगुलर में, और सिंगुलर में है तो 3 हुए, और ये जेंडर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज़ होता है, ही। तो यहाँ पे आदित्य के लिए हमने ही यूज़ कर दिया, ही गेट्स द फर्स्ट प्राइज। इसी तरह द नाइफ इज़ ब्लंट, इस सेंटेंस में नाइफ है सब्जेक्ट, नाइफ जो है वो क्या है, जेंडर में क्या है, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है तो सिंगुलर में भी है, तो इसका जो केस होगा सिंगुलर कॉमन जेंडर, पहले सिंगुलर में 3 केस होते हैं, ही, सी, इट। कॉमन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज़ होता है, इट। ये जो नाइफ है वो कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में, तो इट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है। तो नाइफ के लिए जो अगले सेंटेंस में प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा, तो द नाइफ इज़ ब्लंट, इट इज़ ऑफ नो यूज़। 12वां रूल कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इसके समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है, ना कि दे, देम, दियर, देमसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा वन, वंस, वनसेल्फ का। मतलब यदि कलेक्टिव नाउन का यूज़ किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो वो कलेक्टिव नाउन हो और इससे किसी समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव में इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है, ना कि दे, देम, दियर, देमसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा वन, वंस, वनसेल्फ का। फॉर एग्जांपल कलेक्टिव नाउन है जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू, कमेटी। तो पहले एग्जांपल में देखिए द जूरी हैज़ गिवन दियर वर्डिक्ट, यहाँ पे द जूरी जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ज्यूरी के लिए यहाँ पे डियर का यूज़ हुआ है, कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए, तो डियर की जगह पे इट्स का यूज़ होगा तभी सेंटेंस सही होगा। इसी तरह द फ्लीट विल रीच दियर डेस्टिनेशन इन अ वीक, यहाँ पे भी डियर आया है। द फ्लीट जो कलेक्टिव नाउन है जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से जो ये प्रोनाउन आया है दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस, तो डियर की जगह पे इट्स आना चाहिए। इसी तरह द आर्मी, द फ्लीट, द क्रू, कमेटी, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं तो उनके लिए जो भी प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा इट, इट्स, इटसेल्फ इसके मुताबिक होगा, ना कि दे, देम, दियर, देमसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ एक्सेट्रा के रूप में।
रूल 13 कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल मतलब अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव में दे देम दियर देमसेल्फ का यूज़ होता है, ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ इट इट्स इटसेल्फ तथा वन वंस वन सेल्फ। पिछले सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए थे, लेकिन वहाँ पे एज अ कलेक्शन का मतलब समूह के रूप में यूज हुए थे और समूह का भी बोध करा रहे थे, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव इट्स इटसेल्फ का यूज हुआ था। लेकिन अब 13वां रूल कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसमें सेपरेट इंडिविजुअल मतलब अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसमें जो प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव में दे देम दियर देमसेल्व्स का यूज़ होता है, ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ इट इट्स इटसेल्फ तथा वन वंस वन सेल्फ का। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी डिवाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट। यहाँ पे कमेटी है, कमेटी में बहुत से सदस्य हो गए, तो यहाँ पे जो कमेटी का प्रोनाउन आएगा वो हमेशा जो होगा प्लूरल में होगा। तो प्लूरल में इट्स का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दियर। तो सेंटेंस सही हो जाएगा द कमेटी डिवाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग दियर सीट्स। इसी तरह द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स पोजीशन। यहाँ पे ज्यूरी जो है वो प्लूरल में यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहाँ पे प्लूरल में यूज हुआ है, बहुत से सदस्यों का बोध करा रहा है, तो इसका जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। तो ज्यूरी का प्लूरल में प्रोनाउन क्या होगा? दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर। तो द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, ये सेंटेंस सही हो गया। रूल 14 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर प्रयुक्त हों तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव दे देम दियर देमसेल्फ का प्रयोग होता है। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड के सारे जुड़े हों तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव में दे देम दियर देमसेल्फ का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आदित्य एंड अमन वर्क हार्ड। यहाँ पे दो नाउन है, सिंगुलर नाउन, आदित्य है एक अमन है, दोनों एंड के सारे जुड़े हैं, तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा जो कि एडजेक्टिव दे देम दियर देमसेल्फ में से होगा। तो आदित्य एंड अमन के लिए क्या होगा? प्रोनाउन दे होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा अगले सेंटेंस में? आदित्य एंड अमन वर्क हार्ड, दे हैव गॉन होम। यहाँ पे दे आदित्य और अमन के लिए यूज हुआ है। 15वां रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव ही हिम हिज हिमसेल्फ का यूज़ व्यक्ति के लिए तथा इट इट्स इटसेल्फ का यूज़ वस्तु के लिए होता है, ना कि दे देम दियर देमसेल्व्स। मतलब अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के सारे जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो तो वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, ना कि दो। तो इसके लिए अगर ये वस्तु का बोध कराते हैं तो उसके लिए ही हिम हिज हिमसेल्फ का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द केस, और अगर वस्तु का बोध कराते हैं तो इट इट्स इटसेल्फ का यूज़ होता है, ना कि दे देम दियर देमसेल्फ। पिछला रूल कह रहा था कि यदि दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड के सारे जुड़े हों तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है, लेकिन रूल 15 कहता है कि उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा, लेकिन थोड़ी सी शर्त ये है कि पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आए। फॉर एग्जांपल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ दियर या इट्स ड्यूटी। यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो नाउन है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, दोनों एंड के सारे जुड़े हैं, लेकिन इसमें पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल द आई है, तो ये जो ट्रेजरर और सेक्रेटरी हैं दोनों एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा। ही पर्सनल एडजेक्टिव में क्या होता है, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका केस क्या होता है? हिज होता है, तो सही सेंटेंस हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। इसी तरह द पोएट एंड थिंकर हैज एक्सप्रेस्ड दियर और इट्स व्यू क्लियरली।
ये सेंटेंस गलत हो गया। दो नाउन है पोएट और थिंकर, दोनों एंड के सारे जुड़े हैं, लेकिन पहले नाउन के पहले आर्टिकल द आई है, तो दोनों एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो प्रोनाउन में क्या आएगा? ही आएगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। सही सेंटेंस हो जाएगा द पोएट एंड थिंकर हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू क्लियरली। रूल 16 कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स का बोध होता है, तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव दे, देम, दियर, देमसेल्व्स का यूज़ ज़रूरत के मुताबिक होता है। पहले सेंटेंस में क्या था? दो सिंगुलर नाउन एंड के सारे जुड़े हों तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ हुआ। दूसरा रूल क्या कह रहा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के सारे जुड़े हों लेकिन पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो तो सिंगुलर पर्सन या थिंग का बोध कराते हैं, तो उसके लिए ही और इट के केस का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ये तीसरा रूल कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स का बोध होता है, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव दे, देम, दियर, देमसेल्व्स, दियर्स का यूज़ ज़रूरत के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी भी अलग है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में जो नाउन है प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, दोनों एंड के सहारे जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द आई है, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है हिज वो सिंगुलर में आया है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा हिज की जगह पे जब हम दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे दियर, तभी सेंटेंस सही होगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव टेंडर्ड दियर रेजिग्नेशन। टेंडर्ड दियर रेजिग्नेशन, सॉरी टेंडर्ड नहीं है। रूल 17 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या अदर का प्रयोग हुआ हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या अदर का यूज हुआ हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन का। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स का यूज़ एंड के सहारे हुआ, मतलब जोड़ के हुआ हो, और उनके पहले ईच या अदर आया हो तो ये सिंगुलर में माने जाते हैं, और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव का। फॉर एग्जांपल फॉर पर्सन मैस्कुलिन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, फेमिनिन शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। फॉर थिंग्स इट, इट्स, इटसेल्फ। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन इट्स और दियर प्लेस। दोनों सेंटेंस गलत हो गया। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, ये सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे सोल्जर और सेलर अलग अलग नाउन हैं, उनके पहले एवरी का प्रयोग हुआ हो, और ये दोनों मैस्कुलिन जेंडर का बोध करा रहे हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। रूल 18 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आर, ईदर, आर, नीदर, नॉर से जुड़े हों तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन का। मतलब अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन ईदर, आर, नीदर, नार या आर से जुड़े हों तो उस सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मोहन आर सोहन हैज़ लॉस्ट दियर बुक। यहाँ पे मोहन एक नाउन है, सिंगुलर नाउन, सोहन एक सिंगुलर नाउन है, दोनों सेंटेंस आर से जुड़े हैं, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो इस सेंटेंस में दियर का यूज़ हुआ है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस हो जाएगा मोहन आर सोहन हैज़ लॉस्ट हिज बुक। इसी तरह ईदर अदिति आर कविता फॉरगॉट टू टेक दियर पेन, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे दियर का यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है,
तो सही सेंटेंस क्या होगा? ईदर अदिति और कविता फॉरगॉट टू टेक हर पेन। 20वां रूल कहता है कि यदि दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हों तो फर्स्ट नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन या केस के मुताबिक प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि सेकंड नाउन के मुताबिक। मतलब अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक जो अगला प्रोनाउन आएगा उसका यूज़ होता है, ना कि सेकंड नाउन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, विनय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ डूइंग दियर वर्क। यहाँ पे एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हैं, पहला नाउन है विनय, दूसरा नाउन है हिज फ्रेंड्स। तो जो प्रोनाउन आएगा वो पहले वाले नाउन से आएगा, तो पहला वाला नाउन है विनय, तो विनय से जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का होगा। तो मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज़ होता है? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो सही सेंटेंस हो जाएगा विनय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ डूइंग हिज वर्क। रूल 21 कहता है यदि दो नाउन विद से जुड़े हों तो विद के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन तथा केस के मुताबिक प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज़ होता है। ये भी एज वेल एज की तरह ही समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन हैं और दोनों नाउन विद के सहारे जुड़े हैं तो जो प्रोनाउन आएगा वो पहले वाले नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन या केस के मुताबिक ही आएगा, ना कि दूसरे वाले। फॉर एग्जांपल, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज़ गॉन टू सी अ मूवी। ये होना चाहिए सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस है द गर्ल विद दियर और हिज पेरेंट्स हैज़ गॉन टू सी अ मूवी। इस सेंटेंस में द गर्ल आया है पहला नाउन, दूसरा नाउन है पेरेंट्स, विद से दोनों नाउन जुड़े हुए हैं, तो जो प्रोनाउन आएगा वो पहले वाले नाउन के मुताबिक आएगा। पहला वाला नाउन है गर्ल, तो गर्ल सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है, तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सी। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज़ गॉन टू सी अ मूवी। रूल 22 कहता है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये वो है केस इन अपोजिशन, समझ लीजिए इसको। मैंने केस इन अपोजिशन के बारे में बताया जब मैंने फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में बताया था आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। रूल कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दिल्ली का हो या द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों बात एक ही हुई। इज़ फेमस फॉर दियर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तो यहाँ पे दियर आया है तो सेंटेंस गलत हो गया। दिल्ली और ब्यूटीफुल सिटी या कैपिटल ऑफ इंडिया दोनों एक ही बात हुई, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर में आना चाहिए। और दिल्ली जो है एक प्लेस का नाम है, तो दिल्ली के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? निर्जीव होगा, तो इट आएगा। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। तो सही सेंटेंस क्या हुआ? दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। सही सेंटेंस यही हो गया। रूल 23 क्या कहता है? यू, ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ का यूज़ ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी सेंटेंस में यू, ही और आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा। वी, अस, आवर, आवर्स, ये ज़रूरत के मुताबिक यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड दियर वर्क। यहाँ पे जो वर्ब आई है हैव, मतलब ये प्लूरल हो गई। ये जो सब्जेक्ट है यू, ही एंड आई, उनके लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी। वी का केस क्या होता है? वी, अस, आवर, आवर। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ है? यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड दियर वर्क। यहाँ पे दियर का यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा? यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क्स। रूल 24 कहता है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मतलब के सिवाय या के अलावा। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। अगर किसी सेंटेंस में एक्सेप्ट आ गया है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा, नॉमिनेटिव केस का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। इस सेंटेंस में एक्सेप्ट के बाद जो प्रोनाउन आया है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। रूल 25 क्या कहता है? सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। अगर किसी सेंटेंस में सच एज का यूज़ हुआ हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। फॉर एग्जांपल, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। इस सेंटेंस में सच एज का यूज़ हुआ है, तो इस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ है? आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। यहाँ पे हिम का यूज़ हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये 25 रूल समझ में आ गए हों तो आप खुद से सेंटेंस बनाइए और इन रूल्स का यूज़ करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और इसमें ग्रामर का पोर्शन है तो इन 25 रूल में कोई ना कोई रूल का यूज़ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको रूल समझ में आ गए हों तो आराम से उनका सही आंसर लिख सकते हैं और मार्क्स पा सकते हैं। So if you like the video, give a thumbs up and share the video, and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon for more updates like this. See you in the next video. Till then, tata, bye bye.